हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आवेश घनत्व तथा सतत आवेश वितरण। ठीक है, इसमें देखिए आवेश घनत्व तीन तरीके का होता है। पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। अब देखिए इसमें रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई पर या लंबाई में उपस्थित आवेश, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो प्रति एकांक लंबाई तो L ले सकता हूँ मैं, उपस्थित आवेश को क्या ले सकता हूँ, Q ले सकता हूँ। इसको बोलते हैं क्या, रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए छोटे लंबाई dl के लिए आवेश कैसा होगा, आवेश भी क्या होगा, छोटा होगा। आवेश भी छोटा होगा मतलब क्या ले सकते हैं, dq छोटा होगा। अगर तार की लंबाई छोटी है, बहुत छोटी है, dl है छोटा सा, तो उसका आवेश भी कैसा होगा, छोटा होगा। तो क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। समझ में आ गया। तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, अब इसकी इकाई क्या होगी, तो आवेश की इकाई होती है कूलाम और लंबाई की इकाई होती है मीटर। तो इसकी इकाई हो गई कूलाम पर मीटर। समझ में आ गया। और छोटा लंबाई रहेगा तो आवेश भी कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, dq अपॉन dl। इतना क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व जैसे यहाँ पे लंबाई ली है, वैसी पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या लेके चलेंगे, क्षेत्रफल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। समझ में आ गया इतना। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल S ले लेते हैं, उपस्थित आवेश को क्या लेते हैं, Q लेते हैं। क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना भी आवेश उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इतना समझ में आ गया। इसकी इकाई क्या हो जाएगी, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम, और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर का वर्ग। तो कूलाम पर मीटर का वर्ग। इतना क्लियर हो गया। सेम वैसी छोटे लंबाई के लिए आवेश भी छोटा होगा। तो सेम वैसी छोटे एरिया के लिए, या छोटे एरिया मतलब छोटे क्षेत्रफल के लिए आवेश भी छोटा होगा। आवेश भी छोटा होगा मतलब कितना होगा, dq होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा क्या, dq अपॉन क्या हो जाएगा, ds। तो प्रति एकांक छोटे से क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, आवेश भी क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए इसको ले सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds। तो ये आपका आ गया क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब बात करते हैं किसका, आयतन आवेश घनत्व का। तो अब देखिए इसमें क्या ले लेंगे, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या कहलाएगी, आयतन आवेश घनत्व कहलाएगी। तो प्रति एकांक आयतन को V ले लेता हूँ, उपस्थित आवेश को Q लेता हूँ, क्या कहलाएगी, आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब सेम वैसे ही यहाँ पे इसकी इकाई क्या हो जाएगी, चार्ज की इकाई कूलाम, और आयतन की इकाई क्या होती है, मीटर की घात 3। तो इसकी इकाई क्या आ गई, कूलम पर मीटर क्यूब। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, जैसे यहाँ पे छोटा क्षेत्रफल लिए थे, यहाँ पे छोटे आयतन के लिए आवेश भी छोटा होगा। तो अगर छोटे आयतन के लिए आवेश अगर छोटा होगा तो क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv। छोटा आयतन, तो छोटा आयतन होगा तो आवेश भी क्या होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा, छोटा होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं रो बराबर dq अपॉन dv। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से तीन तरीके की घनत्व क्या होती है, आवेश का घनत्व होता है। कौन कौन सा, पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व, एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। उसके बाद
एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश उपस्थित होता है उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एकांक आयतन पर जो आवेश उपस्थित होता है उसको बोलते हैं क्या, आयतन आवेश घनत्व। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, आवेश घनत्व निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सतत आवेश वितरण के कारण लगने वाले बल का। अब इसमें देखिए सबसे पहले है रैखिक आवेश वितरण। इसमें 3 तरीके का आवेश वितरण होता है। पहला होता है रैखिक आवेश वितरण लंबाई के कारण, दूसरा होता है क्षेत्रीय आवेश वितरण क्षेत्रफल के कारण, और तीसरा होता है क्या, अपन बोल सकते हैं आयतन आवेश वितरण। किसके कारण, आयतन के कारण। समझ में आ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं रैखिक आवेश वितरण की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक तार लूँगा जिसकी लंबाई क्या है, AB है, और इस पर प्लस क्यू आवेश पूरी तरीके से क्या है, वितरित है। इस तरीके से क्या है, इसमें वितरित है। इतना समझ में आ गया। अब इसमें देखिए, इसमें अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा लंबाई लेते हैं DL, क्योंकि पूरे का एक साथ बल किसी बिंदु पे नहीं निकाल सकते, तो अपन क्या करेंगे, छोटे से लंबाई के कारण बल निकालेंगे। और इस छोटे से लंबाई पे आवेश भी कैसा है, छोटा, DQ। और इससे R दूरी पे, सदिश R पे हमने एक बिंदु P लिया जहाँ पे एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, और इसका जो एकांक सदिश है वो क्या लेके चलते हैं, R कैप लेके चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक आवेश हो गया, यहाँ पे एक आवेश हो गया, तो दोनों आवेश पे क्या लगेगा, बल लगेगा। तो मुझे उस बल की क्या करनी है, गणना करनी है। समझ में आ गया। तो कुल लगने वाले बल की गणना करनी है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, छोटे से आवेश के कारण लगने वाला बल निकाल लूँगा और उसको समाकलित कर दूंगा, तो किसका निकल जाएगा, पूरे के द्वारा लगने वाले बल की गणना हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं अब देखिए भाई, क्या जानते हैं हम यहाँ पे कि एकांक लंबाई पे लगने वाला, मतलब एकांक लंबाई पे उपस्थित आवेश जो होता है वो क्या कहलाता है, रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर dQ/dl। तो अगर लंबाई छोटा है तो आवेश भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, dQ = λ/dl की वैल्यू। ये हो गया हमारा समीकरण 1 पहला। ठीक है। अब देखिए, अब क्या निकालते हैं, इस छोटे से आवेश के कारण लगने वाला बल। तो अब देखिए आगे, dQ आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। तो dQ आवेश पर Q0 के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, बताइए यहाँ पे। तो लगने वाला बल कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लगने वाले बल के लिए कौन सा नियम लगाएंगे, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से देखिए क्या हो जाएगा, F बराबर होता है क्या, अब छोटा बल निकाल रहे हैं तो छोटा बल होगा, छोटा आवेश है, तो F बराबर DF बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0। पहला आवेश क्या है, देखिए यहाँ पे DQ, और दूसरा आवेश क्या है, Q0। देख लीजिए, पहला आवेश DQ, दूसरा आवेश Q0। दूरी कितनी है, R का वर्ग। मान लो सदिश R का जो परिमाण है वो कितना है, मान लो R है, तो यहाँ पे R का वर्ग आ जाएगा। और इसको सदिश रूप में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, उसका एकांक सदिश लगा देंगे। तो एकांक सदिश लगाएंगे तो एक इसमें आ जाएगा, सदिश रूप में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ये लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ। ठीक है। अब ये आ गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, समीकरण 1 का मान जो DQ है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, सदिश DF बराबर हो जाएगा 1/4πε0, और DQ की वैल्यू क्या आ गई, λ/dl, यहाँ लगा देंगे, λ/dl Q0 अपॉन हो जाएगा R² ये वाला, और यहाँ बच जाएगा क्या, R कैप। इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया क्या, छोटे से आवेश के कारण इस Q0 पर लगने वाला क्या हो गया, बल हो गया। अब कुल आवेश के कारण लगने वाला बल है ना, तो कुल लगने वाला बल पूरी लंबाई के लेके चलते, किसको, AB लंबाई के लिए। किसके लेके चलते हैं, AB लंबाई के आवेश के लिए, AB लंबाई के आवेश के लिए लेके चलते हैं। तो कुल लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर सदिश DF। अब क्या करेंगे, समाकलित कर देंगे। तो समाकलित करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सदिश F बराबर हो जाएगा, समाकलित कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 λ/dl Q0 अपॉन हो जाएगा R² R कैप। अब यहाँ से क्या करते हैं अपन, Q0/4πε0 को बाहर ले लेते, तो यहाँ क्या बच जाएगा, λ/dl अपॉन R², और ये हो जाएगा R
कैप। तो ये हो गया कुल लगने वाला बल। तो जब इसको समाकलित कर देंगे तो समाकलित करने के बाद क्या निकल जाएगा, कुल बल का मान निकल जाएगा। तो ये कहलाता है रैखिक आवेश वितरण के कारण लगने वाला बल। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी हमने देखा कि रेखीय आवेश के कारण किस तरीके से बल लगता है। अब बात करेंगे किसका, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किस तरीके से सतत आवेश वितरण के कारण बल लगता है। हम समझ आ गया। तो यहाँ पे पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में पढ़ेंगे, इसके कारण बल किस तरीके से लगता है ये अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक समतल चादर लेके चलते हैं, प्लेन सीट। समतल चादर पे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज पूरी तरीके से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वितरित हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, मान लो इसका क्षेत्रफल कितना है, एस। कितना है क्षेत्रफल इसका, एस है। अब इसमें एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल क्या लेते हैं, डी एस लेते हैं, और जिसपे कितना आवेश है, डी क्यू आवेश है। कितना आवेश है, डी क्यू आवेश। अब इससे आर दूरी पर या सदिश आर स्थिति सदिश पर बोल सकते हैं, एक बिंदु पी है जहाँ पे Q0 परीक्षण आवेश रखा गया है। ठीक है, अब इसका जो मान लो इकाई सदिश है या एकांक सदिश है वो कितना है, आर कैप है। एकांक सदिश कितना है, आर कैप है। तो अब इसके कारण, इस छोटे से आवेश के कारण इस Q0 पे लगने वाले बल की अपने को क्या करनी है, गणना करी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा घनत्व काम करेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व काम करेगा, क्योंकि अपन क्या लेके चल रहे हैं, समतल चादर लेके चल रहे हैं। समतल चादर का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो इस छोटे से क्षेत्रफल के कारण यहाँ पे कितना बल लगेगा, छोटे से क्षेत्रफल पे आवेश होगा, उस आवेश के कारण यहाँ पे क्या लगेगा, बल लगेगा। उस बल की हमें क्या करनी है, गणना करनी है, और उसको जब समाकलित कर देंगे तो पूरे का क्या निकल जाएगा, बल निकल जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व से, पृष्ठीय आवेश घनत्व से क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व से यहाँ पे पढ़े अपन सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी एस। क्षेत्रफल अगर छोटा है तो आवेश भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा यहाँ पे। तो डी क्यू का मान क्या आ गया, सिग्मा इंटू क्या आ गया, डी एस आ गया। ये हो गया समीकरण 1। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इस डी क्यू आवेश के कारण, डी क्यू आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो अब कौन सा नियम लगाएंगे, दो आवेश के बीच लगने वाला बल मतलब कौन सा बल, कूलाम के नियम से। कौन सा नियम लगेगा, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या बोलता है भैया, F बराबर होता है, अब छोटा बल, छोटा आवेश है तो बल भी क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश कितना है, डी क्यू, दूसरा आवेश कितना है देखिए, Q0, और दोनों के बीच की दूरी कितनी, मान लो सदिश आर का जो परिमाण है वो कितना है, मान लो आर है, तो ये हो जाएगा आर का वर्ग। अब इसको सदिश रूप में दर्शाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एकांक सदिश का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये आर कैप हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका सदिश रूप आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 का मान अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 का मान, 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चलिए अब 1 का मान उठा के यहाँ पे क्या करते हैं, 2 में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, सदिश डी एफ बराबर हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगी, डी एस अपॉन आर स्क्वायर हो गया, इंटू Q0, और यहाँ पे आ जाएगा आर कैप। तो ये इतना बल लगेगा, छोटे से आवेश के कारण कितना बल लगेगा, डी एफ, सदिश डी एफ बल यहाँ पे क्या होगा, लगेगा। अब हमको क्या निकालना है, कुल बल। तो कुल बल, कुल बल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, समाकलित। कुल बल मतलब कुल क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, कुल क्षेत्रफल के आवेश के कारण लगने वाला बल, आवेश के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो कुल क्षेत्रफल के आवेश के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कुल बल क्या हो जाएगा। तो कुल बल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसको समाकलित करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू Q0 आर कैप। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, तो क्या बच जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये हो गया कुल बल की गणना, किसके कारण, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण लगने वाले कुल बल की गणना। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है।
चलिए अब देखते हैं आयतन आवेश वितरण के कारण लगने वाले बल की गणना करते हैं। ठीक है, तो आयतन आवेश वितरण के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा आयतन लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक वस्तु लेनी पड़ेगी, एक बॉडी लेनी पड़ेगी जिसका क्या होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। मान लो इस पे प्लस क्यू चार्जेस क्या है, इस आयतन पे पूरी तरीके से क्या है, विभाजित है, वितरित है। ठीक है, एक जैसा क्या है, एक समान आवेश क्या है यहाँ पे वितरित है। इतना समझ में आ गया। अब इसका जो आयतन है मान लो कितना है, v है। अब इसमें कल्पना करते हैं एक छोटे से आयतन की, तो इसमें एक छोटा सा आयतन ले लिया मैं इस तरीके से। इस छोटे से आयतन को मैं लेके चलता हूँ dv और इसका आवेश क्या लेके चलता हूँ dq। मतलब इस छोटे से आयतन में जो आवेश है वो कितना है, dq है। अब इससे r दूरी पर या स्थिति सदिश r पर एक बिंदु क्या है, p है ना, और इसका एकांक सदिश क्या है, r कैप है। और इस बिंदु p पे q0 आवेश रखा गया है। इस बिंदु p पर क्या रखा गया है, q0 आवेश रखा गया है। तो इस dq के कारण इस q0 पे क्या लगेगा, बल लगेगा। उस बल की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। और यहाँ पे ले लेते हैं सदिश r का जो परिमाण है वो कितना है, मान लो r है। समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व से, आयतन आवेश घनत्व सेम उसी तरह ही लेना है जैसे अपन रैखिक आवेश में लंबाई लिए थे, पृष्ठीय आवेश में क्या लिए, क्षेत्रफल लिए थे। अब यहाँ पे आयतन आवेश में क्या लेके चलेंगे, आयतन लेके चलेंगे। तो आयतन आवेश घनत्व से क्या होता है, रो बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन क्या होती है, डी वी होती है। तो यहाँ पे डी क्यू का मान क्या आ जाएगा, रो इंटू डी वी। मतलब छोटा आयतन है तो आवेश भी कैसा होगा, छोटा होगा। समीकरण 1। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, इस डी क्यू आवेश के कारण Q0 पे कितना बल लग रहा है ये अपन गणना करते हैं। तो डी क्यू आवेश के कारण, डी क्यू आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, डी क्यू आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या बोलता है भाई बताइए, कूलाम का नियम बोलता है क्या, F बराबर, अगर छोटा आवेश है तो बल भी कैसा होगा, छोटा होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डॉट Q2 अपॉन R का वर्ग। तो पहला Q1 कौन सा है, DQ पहला आवेश। दूसरा आवेश कौन सा जिस पे बल लग रहा है, Q0 है ना। दोनों आवेशों के बीच लगेगा तो Q1 और Q2 क्या हो गया, DQ एंड Q0। और दूरी कितनी है, R का वर्ग। परिमाण कितना लेके चल रहे हैं, R, तो ये R वर्ग हो जाएगा। अब इसको सदिश रूप में रखना, इसके एकांक सदिश का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये कौन से रूप में आ जाएगा, सदिश रूप में आ जाएगा। तो ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इस DQ का मान अपन निकाल चुके, तो समीकरण 1 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे, अपन रख देंगे। तो अब देखिए आगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्या हो जाएगा, सदिश DF बराबर हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, DQ की वैल्यू क्या है, रो इंटू DV अपॉन R स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा क्या, Q0 और इंटू आ जाएगी क्या, R कैप। तो ये निकल गया क्या, इस छोटे से आवेश के कारण लगने वाला बल। समझ में आ गया, छोटे से आयतन में जो आवेश है उस आवेश के कारण कितना बल लग रहा है। अब क्या निकालेंगे, कुल बल, नेट फोर्स। तो कुल बल क्या हो जाएगा भाई बताइए, कुल बल किसके कारण, पूरे आयतन के कारण, पूरे आयतन के कारण, पूरे आयतन के कारण जो आवेश है उसके कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल, कुल आवेश के कारण लगने वाला बल, पूरे आयतन में जो आवेश वितरित है उसके कारण लगने वाले बल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसको समाकलित कर देंगे। तो जब समाकलित करेंगे तो ये हो जाएगा DF। ठीक है, तो समाकलित करने पे यहाँ पे F का मान आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, DF का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू DV इंटू Q0 अपॉन हो जाएगा क्या, R स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा R कैप। इतना क्लियर हुआ। अब इसको एक स्टेप थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन। क्या करते हैं, यहाँ पे Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या, रो इंटू DV अपॉन R स्क्वायर इंटू हो जाएगा R कैप। तो ये निकल गया हमारा क्या, इस पूरे आवेश वितरण के कारण, आयतन में जो आवेश वितरण है उसके कारण लगने वाला बल। समझ में आ गया। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे आगे चल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, लगने वाला बल निकल जाएगा। समझ में आ गया इतना। चलिए अब आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, दो गोले जिसकी त्रिज्या क्रमशः A तथा B है। हमारे पास दो गोले हैं, गोला फर्स्ट वाला ये जिसकी त्रिज्या कितनी है, A है, ये दूसरा गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, B है।
अब इसमें बोल रहा है कि जिनमें कुल Q आवेश वितरित है, मतलब दोनों में मिला के कितना आवेश है बोल रहा है Q आवेश, तो इसमें Q1 लेते हैं, इसमें Q2 लेते हैं। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो Q1 प्लस Q2 का मान कितना बोल रहा है Q है। ये अपन समीकरण 1 लेके चलते हैं, ये क्वेश्चन में दिया है। तथा दोनों के गोले पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, समान है। दोनों गोले की क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, मतलब सिग्मा ए लेते हैं इसका क्या लेते हैं सिग्मा बी, दोनों का मान क्या है, समान है। चलिए सिग्मा ए बराबर क्या ले लिए, सिग्मा बी, ये अपने को दिया हुआ है। दोनों गोले पर अलग अलग आवेश की गणना कीजिए, मतलब Q1 और Q2 का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखिए अब आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है आवेश बटे क्या होता है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल गोले का कितना होता है 4πr², ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले के लिए आवेश कितना है Q1 और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4πa², है ना भाई, त्रिज्या कितनी है a है। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा Q2 और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4πb², ना 4πb², यहाँ पे कितना है, त्रिज्या b है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4πb²। यहाँ से 4π दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से Q1 का मान निकाल सकते हैं, Q1 का मान आ जाएगा a²/b² इंटू हो जाएगा क्या Q2। ये समीकरण के आगे 2 हो गया। अब यहाँ से चाहे तो Q2 भी निकाल सकते थे अपन, लेकिन अभी क्या निकाले Q1। अब इस Q1 के मान को यहाँ रख देंगे। समीकरण 1 में Q1 का मान रखने पर, Q1 का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख रहे हैं, Q1 का मान रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, Q1 का जब मान रखेंगे तो हो जाएगा a²/b² इंटू Q2 प्लस Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब यहाँ से Q2 क्या निकल जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा देखिए ध्यान से, a²/b² प्लस 1, है ना। यहाँ से Q2 कॉमन निकल जाएगा और इधर क्या हो जाएगा Q। अब देखिए इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a²+b², इसका एलसीएम कितना आएगा b², ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q। तो यहाँ से Q2 का मान कितना आ गया देखिए ध्यान से, b²/a² + b² इंटू Q। तो ये किसका मान निकल गया, Q2 का मान निकल गया। अब इस Q2 के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, किसका मान निकल जाएगा, Q1 का मान निकल जाएगा। तब देखिए आगे समीकरण 1 में Q2 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 का मान रख देते हैं यहाँ पे क्या है, b² + b² इंटू Q बराबर हो जाएगा Q, ये है। अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो Q1 बराबर हो जाएगा Q माइनस b² + b² इंटू क्या हो जाएगा Q। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, Q कॉमन निकलेगा, निकाल लेते हैं Q कॉमन। तो Q कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस b² + b², ये बचेगा। यहाँ से Q क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। चलिए इसका अगला स्टेप यहाँ से देखते हैं अपन, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ से जब Q1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, है ना, a² + b², यहाँ 1 टाइम्स a² + b² हो जाएगा, फिर माइनस क्या आ जाएगा b², ठीक है, और इंटू क्या है यहाँ पे Q है। अब यहाँ से b² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Q1 इज इक्वल टू a² + b² इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो ये किसका मान आ गया, Q1 का। तो इस तरीके से Q1 और Q2 का मान अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इतना समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन अपने को क्या निकालना था, Q1 और Q2 का मान निकालना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 गोले जिनकी त्रिज्या क्रमशः a तथा b है। फिर से यहाँ पे 2 गोले लेना है, दोनों की त्रिज्या क्या है, a है और दूसरी कितनी है, b है, ये अपने को दी हुई है। जिसमें कुल आवेश कितना है, q है। मान लो इसका आवेश q1 है, इसका आवेश क्या है, q2 है। तो कुल आवेश मतलब q का मान कितना दिया है, q1 + q2 दिया हुआ है अपने को। इतना क्लियर है, ये क्वेश्चन से अपने को दिया हुआ है। अब इसे बोल रहा है तथा दोनों गोले आयतन आवेश घनत्व क्या है, समान है। दोनों गोले का आयतन आवेश घनत्व क्या है, समान है। मतलब इसका जो आयतन घनत्व है, मान लो ये रो ए है, इसका कितना है, रो बी है। दोनों आपस में क्या है, समान है। मतलब रो ए का जो मान है वो रो बी के क्या है, बराबर है। दोनों गोले पर अलग अलग आवेश की गणना कीजिए। मतलब Q1 और Q2 का क्या निकालना है, मान निकालना है। पिछले में क्या किए थे अपन, गोले का क्या था, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या था, समान था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आयतन आवेश घनत्व समान है, मतलब आयतन को लेके चलेंगे। तो भाई आवेश घनत्व क्या होता है भाई, आयतन आवेश घनत्व, आवेश अपॉन क्या होता है, आयतन होता है। और गोले का आयतन कितना होता है भाई, 4/3πr³ होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा बताइए, पहले वाले का आवेश Q1 है और इसका आयतन हो जाएगा 4/3πa³। दूसरे वाले का आवेश कितना है, Q2 है और इसका आयतन हो जाएगा 4/3πb³ हो जाएगा। तो यहाँ से 4/3 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो Q1 का मान कितना आ गया,
ए क्यूब अपॉन बी क्यूब इंटू आ गया क्या Q2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में Q1 का क्या रखेंगे, मान को रख देंगे, Q1 का मान रखने पर, है ना भाई। यहाँ पे देखिए Q1 का मान अपन निकाल लिए, Q1 का मान यहाँ रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, Q2 का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में Q1 का मान रखने पर, चलिए रखते हैं। तो Q1 का जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 का मान रख देते हैं ए क्यूब प्लस बी ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, फिर इंटू Q2 है, इसमें भी प्लस Q2 है, तो दोनों में से Q2 कॉमन ले लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। यहाँ पे Q2 था, यहाँ भी क्या था, Q2 था, तो दोनों में से Q2 को क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, Q बराबर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 अपॉन क्या हो जाएगा, बी की घात 3 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Q2। तो यहाँ से अपन जब मान निकालेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, Q2 का मान निकल जाएगा। Q2 का मान कितना आ जाएगा भाई, बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस कितना आ जाएगा, बी क्यूब, और इंटू हो जाएगा क्या, यहाँ पे क्यूब। तो ये आपका निकल गया किसका मान, Q2 का मान निकल गया। समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब Q2 के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में Q2 का मान रखने पर, चलिए रखते हैं भाई, Q2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो Q बराबर क्या है, Q1 प्लस Q2, Q2 का मान कितना आया, बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू क्यू हो गया, ठीक है। अपने को निकालना क्या, आप Q1 निकालना है, तो Q1 निकाले, Q1 को यहीं पे रखते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र करेंगे तो Q ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू हो जाएगा क्या, Q, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा क्या, Q, तो 1 माइनस बी क्यूब अपॉन हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, Q, ठीक है। अब आगे देखिए Q1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, बी क्यूब, क्योंकि इसका एलसीएम कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से बी क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब और इंटू कितना हो गया, Q हो गया। तो यहाँ से किसका मान आ गया, Q1 का मान आ गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन Q1 का मान निकाल सकते हैं और किसका मान निकाल सकते हैं, Q2 का मान निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है। उम्मीद है आज का टॉपिक सतत आवेश वितरण आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। उससे रिलेटेड मैंने 2 न्यूमेरिकल्स भी आपको करा दिए। उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो तैयारी करिए। मैंने पहले बताया, आपको फिजिक्स अगर अच्छे से पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतना क्लियर है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूँगा विद्युत क्षेत्र और उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।